नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जो अपना पूर्व टॉपिक पढ़ रहे थे, पहले से अपना जो प्रकरण चल रहा था भाषा, उसी कड़ी में हम भाषा को पूर्णतः विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या है, भाषा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, भाषा के भेद आदि को हमने पूरी तरह विस्तृत रूप से पढ़ा। अब उसी कड़ी में अब अगला जो उसी भाषा क्रम में ही हम पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा जो हमारी है, क्योंकि हम जो भाषा टॉपिक में हम जो मूलतः जिस भाषा को पढ़ रहे हैं वो भाषा है हिंदी। अब हिंदी भाषा की जो स्थिति है उसी को हम समझेंगे कि हिंदी भाषा की आज हमारे देश में क्या स्थिति है, संविधान में इसको लेकर क्या प्रारूप है, उसको हम आज विस्तृत रूप से समझेंगे। जैसा कि हिंदी भाषा की स्थिति कि जो हमारी भाषा है उसकी आज क्या स्थिति है। जैसे कि हम देखें पहला टॉपिक कि हिंदी भाषा का उद्भव क्रम, कि हमारी हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, हिंदी भाषा है उसका उद्भव कहाँ से हुआ और किस क्रम में हुआ, उसको हम देखेंगे। तो जैसे पहले हमारे यहाँ वैदिक भाषा का प्रचलन था और हमारी जो वैदिक भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी, यानी वेदों की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो हमारी पूर्व में वैदिक संस्कृत से धीरे धीरे लोगों द्वारा जो प्रचलन में काम में ली गई, लोगों द्वारा उपयोग में ली जाने लगी जो संस्कृत भाषा थी वो कहलाई लौकिक संस्कृत। जो वेद ग्रंथों में लिखी गई संस्कृत है वो तो थी आपकी वैदिक संस्कृत, और जो लोगों द्वारा व्यावहारिक जीवन में उपयोग की जाने वाली संस्कृत थी वो कहलाई लौकिक संस्कृत। तो वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत और फिर लोगों की भाषा लौकिक संस्कृत, और संस्कृत से ही आगे पाली भाषा का प्रारूप आता है, पाली भाषा का प्रचलन होने लगा। यानी कि जितने भी अपने बौद्ध ग्रंथ है आदि में पाली भाषा का प्रयोग होने लगा, बौद्ध धर्म गुरुओं द्वारा, और इसको मानने वाले लोग पाली भाषा का प्रयोग करने लगे। और उसी क्रम में यानी कि इसी उद्भव क्रम में पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, और फिर अपने जैन मुनियों की भाषा जो अपने प्राकृत भाषा आई, जिसको अपनी रचनाओं में और व्यावहारिक जीवन में उपयोग में लेने लगे। प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का निर्माण होता है। प्राकृत भाषा है उससे, यानी कि जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप भी आपके अपभ्रंश कहलाता है। तो अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ और उसी से अपभ्रंश का ही जो आपके तद्भव नाम है अबहट्ठ, अपभ्रंश से अबहट्ठ, और अबहट्ठ से हमारी कौन सी भाषा का निर्माण हुआ, हिंदी भाषा का। तो इसी क्रम में जैसे कहा जाता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है या हिंदी भाषा की माता है, जननी है, तो इसी क्रम में अर्थात संस्कृत से ही कौन सी भाषा का निर्माण हुआ है, अपने हिंदी का। तो लेकिन क्रम इस तरह रहा, सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर अपने पाली, फिर आपके प्राकृत, फिर आपके अपभ्रंश, और फिर अबहट्ठ, और फिर अपने हिंदी भाषा। जो आज हम जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में जिसका उपयोग करते हैं, वो हिंदी का रूप जो आज हम काम में लेते हैं वो संस्कृत से निर्मित है। लेकिन इस विकास क्रम में हिंदी हमारे सामने आए। आगे अगला पॉइंट, हमारी जो वर्तमान हिंदी है, वर्तमान समय में जिस हिंदी को हम प्रयोग में लेते हैं वो अर्धमागधी और सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। वो कौन सी अपभ्रंश से निकली है, वो कौन सी अपभ्रंश भाषा से हिंदी निकली है, वो है अर्धमागधी और सौर सैनी। अर्धमागधी और सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हुई है जो वर्तमान समय में जिस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में आगे हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ये कई एग्जामों में, कई जो भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि जो हमारा हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, फारसी। फारसी भाषा में सिंधी से, और ये किससे बना है, सिंधी से, सिंधी को ही हिंदी बोलते हैं। तो
आपके हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, जो कौन सी शब्द से बना है, सिंधी से। जो किससे बना है, सिंधी से, यानी कि सिंधी ही आपके हिंदी बनी। आगे हम जो संविधान का प्रारूप देखें, संविधान में कब हमारी हिंदी भाषा को मान्यता मिली, कब हम उसे प्रयोग में लेने लगे, कैसे उसको हम आगे, उसके लिए कई सारे जो कानूनी नियम बनाए गए, उन्हीं को हम देखते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी कि इससे पूर्व हिंदी भाषा प्रयोग में ली जाती रही है, लोग अपने काम में लेते लेकिन 14 सितंबर 1949 से पूर्व हिंदी को संविधान में कोई दर्जा प्राप्त नहीं था। तो संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला है 14 सितंबर 1949। और उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का निर्माण हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को राजभाषा के रूप में इसे संवैधानिक मान्यता मिली। अर्थात संविधान में इस बात को 26 जनवरी और 1950 को जोड़ा गया कि ये हमारी संवैधानिक भाषा यानी कानूनी भाषा है। कानून के कार्यों में भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के दूसरे, छठे और 17वें इन तीनों भागों में, पहला, दूसरा, फिर छठा और 17वां, इन तीनों भागों में राजभाषा संबंधी प्रावधान मिलता है। अर्थात इन तीनों भागों में जो हमारी राजभाषा हिंदी, इससे संबंधित प्रावधान, इससे संबंधित नियम कानून आदि मिलते हैं। इससे आगे अपना कि अनुच्छेद, हमारे जो संविधान में जो लगभग 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और उसके कई भाग है, उनका जो देखा जाए तो यहाँ आपके अनुच्छेद 343 है, उसके अनुसार संघ की, अर्थात कई राज्यों का जो संघ हमारा जो भारत देश है, उसकी राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी। और हमारी जो लिपि है वो होगी देवनागरी। यानी कि अनुच्छेद 343 में इस बात का जिक्र है कि राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी देवनागरी। आगे अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति का गठन हुआ। हमारी जो राजभाषा हिंदी है, इसके लिए संसद में, जो संसद है उसमें इसके लिए अलग से आयोग बनाया गया और एक समिति का गठन किया गया, राजभाषा को उसके विकास के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए, उसके सहयोग के लिए कि हमारी राजभाषा हिंदी है उसका अच्छी तरह प्रचार प्रसार हो, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया और एक आयोग बनाया गया संसद में। वो था आपके, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 344 में। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य की राजभाषा और या राजभाषाएं, इनका उल्लेख मिलता है कि किसी भी राज्य की जो राजभाषा कौन सी होगी या हमारी जो राजभाषाएं हैं उनसे संबंधित उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 345 के तहत। कि अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं का उल्लेख उसमें मिलता है कि कोई भी राज्य, जैसे हमारा राजस्थान राज्य है उसकी राज्य भाषा क्या होगी, या हमारा गुजरात राज्य उसकी राजभाषा क्या होगी, आदि का प्रावधान किसके तहत मिलता है, अनुच्छेद 345। आगे अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार हेतु राजभाषा का प्रावधान का उल्लेख करता है कि अगर माना कि एक राज्य अपने विचारों को, अपने कुछ प्रावधानों को एक अपने राज्य से दूसरे राज्य को आदान प्रदान करे, तो उसके लिए राजभाषा का उल्लेख है कि वो संचार साधनों के लिए या संचार कार्यों के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करें, हमारी राजभाषा का। अगला अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347 किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाषा के संबंध में प्रावधान, यानी कि किसी भी राज्य का रहने वाला जो जन समूह है या वहां के समुदाय द्वारा कौन सी भाषा को किस रूप में कार्य प्रयोग में लिया जाता है, इसका प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 348
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों तथा अधिनियमों विधेयकों की भाषा के संबंध में प्रावधान है कि हमारा जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, उन उच्चतम न्यायालय या जो हमारे राज्य के न्यायालय हैं उनमें जो विधिक कानूनी कार्यों के लिए कौन सी भाषा को कार्य में प्रयोग में लेना है, इससे संबंधित प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 348 के तहत। अगला अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी विधियों के अधिनियमित करने का प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 349 कहता है कि भाषा से संबंधित जितनी भी विधियां, जितने भी कानूनी कार्रवाइयां होनी है, उनका प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 349 में। आगे अनुच्छेद 350 व्यथा निवारण संबंधी प्रावधान है, यानी कि भाषा को लेकर, हमारी हिंदी भाषा को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है, उसके प्रचार प्रसार में या उसके और बढ़त के लिए आने वाली कठिनाइयों का जो समाधान है, उनको लेकर जो निवारण करना है, उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 350 के तहत। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। अनुच्छेद 351 कहता है कि हमारी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में, इसके विकास में जो कुछ करना है, जो कुछ योजनाएं बनानी है, जो कुछ आगे इसके बढ़त के लिए, इसके विकास के लिए प्रयोग करने हैं, वो निर्देश देने का कार्य मिलता है अनुच्छेद 351 में। अगला भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 से, इन्होंने 10 जनवरी 2006 से प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारा जो हिंदी दिवस मनाते हैं, हमारे देश का जो हिंदी दिवस मनाते हैं, वो तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। लेकिन पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए तो वो दिन होगा आपके 10 जनवरी। ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने घोषणा की थी और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है आज। अगला, अपने हिंदी व्याकरण सर्वप्रथम 1698 ईस्वी के आसपास एक जर्मन योग योशुआ केटलर के द्वारा लिखा गया था। हमारी हिंदी का जो व्याकरण है वो सर्वप्रथम सबसे पहले 1698 में जो लिखा गया, वो भी कहाँ का विद्वान था? जर्मनी का एक जर्मन विद्वान था जिसका नाम था योग योशुआ केटलर, उसके द्वारा लिखा गया। ये हमारा दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि हमारी हिंदी का व्याकरण है वो भी किसी विदेशी द्वारा लिखा गया। इसके बाद जब हम स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी में किशोरीदास वाजपेयी, किसके द्वारा? किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा। इससे पूर्व में व्याकरण ग्रंथ संस्कृत अथवा अंग्रेजी के आधार पर सृजित थे, अर्थात 1949 से पूर्व भी व्याकरण ग्रंथ लिखे गए, लेकिन या तो वो संस्कृत भाषा के व्याकरण ग्रंथों का अनुसरण था या अंग्रेजी भाषा के व्याकरण ग्रंथों का अनुसरण था। लेकिन मूल रूप से जो हिंदी भाषा का जो एक स्वतंत्र व्याकरण है वो 1949 ईस्वी में किशोरीदास वाजपेयी द्वारा लिखा गया। तो इस प्रकार हमने जो हमारी हिंदी भाषा उसकी संवैधानिक स्थिति को भी देखा कि संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति को लेकर, उसके विकास को लेकर कैसी कैसी अनुच्छेदों में किस किस प्रकार के जो नियम कानून लिखे गए हैं वो हमने इसको समझा। अब इसके अलावा जो हमारी आज बोलियां हैं, भाषाएं हैं, हिंदी भाषा में सम्मिलित होने वाली बोलियां आदि का उल्लेख हम अगली कक्षा में इसी कड़ी में पढ़ेंगे। जो अब तक पढ़ा है उसमें अब तक जैसे कि भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद और यहाँ भाषा की संवैधानिक स्थिति आदि को आपने देखा। इन प्रकरणों में, इन टॉपिकों में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है, समस्या है तो आप